स्वागत है आपका हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के दूसरे लेक्चर में। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को इस तरीके से डिकोड कर रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी की हिडन लाइंस पता चल जाए, हमें यह पता चल जाए कि किस लाइन से किस कॉन्सेप्ट से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका स्टेटमेंट आ सकता है, असर्शन रीजन आ सकता है, या फिर आपका एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर लाइन से, हर सेंटेंस से, हर डायग्राम से क्वेश्चन फ्रेम करें ताकि नीट 2026 में हम बायोलॉजी में एक परफेक्ट स्कोर तक पहुंच पाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को टैग भी कर रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी की उन लाइंस को, उन वर्ड्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, या फिर जहां से क्या हो सकता है क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो आप अपना हाइलाइटर ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए, और जिन जिन पॉइंट्स को मैं क्या कराऊंगा, टैग कराऊंगा, हाईलाइट कराऊंगा, उनको आपको हाईलाइट करना है। प्लस फिर हम वहां से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। लास्ट टाइम जो है वीडियो आपकी बीच में रुक गई थी, हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम कहां तक पहुंच गए थे सर? हम पहुंच गए थे कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, गायनोशियम के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? डायग्राम दिया हुआ है। और ये जो डायग्राम है, ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, नीट फेवरेट डायग्राम है। नीट यहां से क्या करता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सीपीएमटी ने भी यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, पीएमटी ने भी क्वेश्चन पूछे, एम्स ने भी क्वेश्चन पूछे। तो हम इस डायग्राम में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहां से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या कराऊंगा, आपको यहाँ पे एक दो पॉइंट हाईलाइट कराऊंगा, वो चीज आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इससे पहले जो पैराग्राफ है वहां पे हमें बताया गया है, वहां पे हमें ये बताया गया कि जो आपकी क्या होती हैं, जो गाइनोशियम जो होती है, उनमें जो पिस्टिल या कार्पेल जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। आपके कैसे हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं, या फिर मतलब मोनोकार्पेलरी हो सकते हैं, मल्टी कार्पेलरी हो सकते हैं। मल्टी कार्पेलरी में दो केसेस होते हैं कि वो या तो आपस में फ्यूज्ड रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, आपके फ्री रहेंगे। अगर फ्यूज्ड है तो क्या? सिंकार्पस। ठीक है, और अगर आपके क्या है, फ्री है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए हुए हैं कि आपको सिंकार्पस कहां पे देखने को मिलता है और आपको एपोकार्पस कहां पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो सिंकार्पस कंडीशन है वो आपको देखने को मिलती है कहां पे? पेपेवर में। जबकि आपको जो एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है वो कहां पे देखने को मिलती है? माइकेलिया में देखने को मिलती है। तो ये दो चीजें आपसे क्या कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि भाई आप ये बताओ कि जो सिंकार्पस कंडीशन है, कि आपकी जो सिंकार्पस कंडीशन है वो कहां पे देखने को मिलती है? कि सर वो देखने को मिलती है हमें कहां पे? पेपेवर में देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज की सर आप हमें ये बताओ कि एपोकार्पस कंडीशन कहां पे देखने को मिलती है? एपोकार्पस कंडीशन कहां पे देखने को मिलती है? कि एपोकार्पस कंडीशन जो देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है कहां पे? माइकेलिया में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां से ये आपका डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? एमसीक्यू पूछ सकता है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? सिंकार्पस कहां पे देखने को मिल रही है? पेपेवर। ठीक है, और एपोकार्पस कहां पे देखने को मिल रही है? माइकेलिया। तो सिंकार्पस क्या है? फ्यूज्ड है। सिंकार्पस क्या आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, अब पेपेवर का आप क्या पकड़ लो? पापा पकड़ लो, है ना। तो फैमिली में जो पापा जो होते हैं, जो फादर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? पूरी फैमिली को पकड़ करके रखते हैं ना। तो क्या कर रखा है? पापा ने पकड़ रखा है ना, फ्यूज करा रखा है, आपस में फ्यूज करा रखा है ना। फादर जो होता है वो क्या होता है? वो एंटिटी होती है जो पूरी फैमिली को बांध के रखता है। तो क्या पापा ने बांधा हुआ है, मतलब बांधा हुआ मतलब फ्यूज्ड है, तो क्या है आपका? सिंकार्पस है। तो पेपेवर हो जाएगा क्या? सिंकार्पस। और माइकेलिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एपोकार्पस, है ना। आप इसको माइशेलिया पढ़ सकते हो, तो मचल के अलग हो जाती है चीजें, है ना। आप मछली को पकड़ते हो, मछली क्या करती है? मचलती है, और क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो ये क्या है? फ्री है ना। मैं सिर्फ आपको एक लिंक बता रहा हूं, है ना। आइडियल निमोनिक्स जो होते हैं बहुत कम बन पाते हैं, तो आपको सिर्फ एक लिंक चाहिए होता है जहां से आप चीजों को याद कर सकते हो। पापा संभाल के रखते हैं, बांध के रखते हैं, फ्यूज करके रखते हैं। तो पापा मतलब पेपेवर, और क्या? फ्यूज मतलब सिंकार्पस। अब दूसरी तरीके से जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपको ये डायग्राम दे सकता है ना, आपको ये डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई आप ये बताओ कि ये सिंकार्पस है कि एपोकार्पस है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको अलग अलग ओवरीज नहीं दिखेंगी, यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल नहीं दिखेंगे, अलग अलग स्टिग्मा नहीं दिखेंगे, है ना। आपको क्या दिख रहा है? एक फ्यूज्ड क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहां से आपसे पूछ सकता है कि सिंकार्पस है कि एपोकार्पस है। फिर यहां से आपको क्या दे सकता है? ये वाला डायग्राम दे सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? फ्री ओवरीज देखने को मिल रही है ना, या फिर क्या देखने को मिल रहे हैं? फ्री पिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? कौन सा केस हो जाएगा? एपोकार्पस। तो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर इस डायग्राम से पूछेगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे एग्जांपल पूछ सकता है कि सिंकार्पस का एग्जांपल पेपेवर, एपोकार्पस का एग्जांपल क्या हो गया? आपका माइकेलिया हो गया। ठीक है, फिर डायग्राम में जो पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है भाई? वो लेबलिंग होती है कि आपको ये डायग्राम दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये सिंकार्पस है कि एपोकार्पस कंडीशन है, या फिर ये बोल देगा कि ये कौन से प्लांट में देखने को मिल रही है। तो कहां पे देखने को मिल रही है? पेपेवर में देखने को मिल रही है। फिर आपको ये डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई ये कौन से प्लांट में देखने को मिल रही है? तो माइकेलिया में देखने को मिल रही है। अब इन चारों डायग्राम में से
इन चारों डायग्राम में से जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो कौन सा है, वो है आपका किसका, ओव्यूल का जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस ओव्यूल को अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि ये जो ओव्यूल है ये कौन सा ओव्यूल है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सा ओव्यूल है ये, एनाट्रोपस ओव्यूल है। कि एनाट्रोपस ओव्यूल का क्या मतलब होता है ये अभी हम 2 सेकंड बाद पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ओव्यूल्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद द फ्यूनिकल, मतलब वो फ्यूनिकल से किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। जो मोस्ट कॉमन आपको याद रखने, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एनाट्रोपस, ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब ये एंजियोस्पर्म्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, मोस्ट कॉमन होता है कहां पे, एंजियोस्पर्म्स में, मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है कहां पे, एंजियोस्पर्म्स में। अच्छा, ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ओवरी के अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये खाली कैविटी होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा जो होता है इससे जुड़ा होता है क्या, इससे जुड़ा होता है आपके क्या, ओव्यूल्स। और किसके थ्रू जुड़े होते हैं, मतलब जैसा आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, किसका, ओव्यूल का। तो यहाँ पे असल में क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे प्लेसेंटा है, क्या है यहाँ पे, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा से क्या निकल रहा है, एक स्टोक निकल रहा है, ठीक है। क्या निकल रहा है सर, एक स्टोक निकल रहा है। ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, या मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर जो है आपकी क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। और ये जो चीज है, ये जो एक स्टोक जो आ रहा है ना, ये जो है आपका क्या है, ये आपका फ्यूनिकल है, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो स्टोक होता है जो क्या करता है, ये जो चीज है, ये जो है, ये वो स्टोक है जो क्या कर रहा है, जो प्लेसेंटा और फ्यूनिकल को, सॉरी, ओव्यूल को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। और जिस रीजन में ये जाके जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चीजें बताई, मैंने ये बताई कि ओवरी के अंदर क्या होता है, खाली कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। लोक्यूल में क्या होती है, आपकी प्लेसेंटा, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके लगे होते हैं, क्या लगे हुए होते हैं, आपके रोड लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं ना, जो हमने कहां पे पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम प्लेसेंटा बोल देते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा से क्या निकल रहा होता है, एक फ्यूनिकल, एक स्टोक निकल रहा होता है, जो क्या कर रहा होता है, ओव्यूल को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है किसके साथ, फ्यूनिकल, सॉरी, प्लेसेंटा के साथ। तो ये जो स्टोक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। और जिस रीजन में जुड़ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे आते हो तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, इनर इंटेग्यूमेंट होता है। फिर क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट सेल्स का अरेंजमेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो पूरी ओव्यूल होती है वो क्या होती है, वो लेयर्स आपकी कवर्ड होती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। लेकिन एक पोर्शन या फिर ओव्यूल का जो एक पॉइंट होता है, वहां पे क्या होता है, ओव्यूल के एक पॉइंट पे आपके इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं। ओव्यूल के एक पॉइंट पे इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो क्या आपके एब्सेंट है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल बोल देते हैं, ठीक है। और जो आपका क्या होता है, ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है, वो क्या होता है, आपका कैलेजा होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें कैलेजा का पता होना चाहिए, वहां पे हमें माइक्रोपाइल का पता होना चाहिए। कैलेजा की अगर आप बात करते हो तो कैलेजा क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। ओव्यूल का क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। अब मैंने क्या बताया कि ओव्यूल जो है, एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया हुआ है वो क्या होता है, वो एनाट्रोपस, मोस्ट कॉमन जो आपको देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में, वो कौन सा होता है, आपका एनाट्रोपस होता है, ठीक है। तो हम यहां से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और एनाट्रोपस ओव्यूल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को क्या किया, इन्वर्ट करके दिया हुआ है ना। मतलब ये ऐसे होगा कि ऊपर क्या है, ऊपर से ऊपर आपका क्या है, यहाँ से आपका स्टाइल आ रहा है, यहाँ पे आपकी क्या होगी, प्लेसेंटा, और ये क्या जुड़ी हुई है, आपकी ओव्यूल जुड़ी हुई है। अगर हम क्या कर लें, इसको इन्वर्ट कर लें तो हमें ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं इसलिए ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लेसेंटा है, यहाँ पे आपका क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा के बाद क्या है, प्लेसेंटा के बाद आपको एक स्टोक देखने को मिल रहा है। प्लेसेंटा के बाद आपको एक स्टोक देखने को मिल रहा है जो किधर की तरफ जा रहा है, ओव्यूल की तरफ जा रहा है। ये जो स्टोक है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। अब क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है कि जो आपकी ओव्यूल होती है वो सीधी सीधी प्रेजेंट नहीं होती, कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लेसेंटा था, यहाँ पे फ्यूनिकल, और सीधी सीधी क्या हो जाए, आपकी क्या जुड़ जाए, आपकी ओव्यूल जुड़ जाए। बल्कि होता क्या है कि फ्यूनिकल जो होता है आगे जाके मुड़ जाता है, और ओव्यूल जो होती है
इन्वर्टेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये जो एनेट्रोपस होता है, ये जो एनेट्रोपस केस होता है, इसमें असल में क्या होता है, इसमें असल में क्या होता है, जो आपकी ओव्यूल होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड ओव्यूल होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड ओव्यूल होती है। ठीक है कि सर फिर स्टेट कहां पे देखने को मिलता है? कि स्टेट जो हमें देखने को मिलता है वो कहां पे देखने को मिलता है? ऑर्थोट्रोपस में देखने को मिलता है। कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कैसी होती है? ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है सर? ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है कि आपका फ्यूनिकल रहेगा और फ्यूनिकल से आगे की तरफ सीधा क्या जुड़ा रहेगा? आपका ओव्यूल जुड़ी रहेगी। मतलब क्या होगा, जो फ्यूनिकल जो होगा वो क्या करेगा? वो आपका इन्वर्ट नहीं करेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ओव्यूल इस तरीके से, या आपका फ्यूनिकल हो गया या आपकी ओव्यूल हो गई। ठीक है, ये है ऑर्थोट्रोपस। जब क्या हो, जब फ्यूनिकल, कैलेजा और माइक्रोपाइल सारे के सारे स्ट्रेट हो, है ना, एक लाइन में पड़ रहे हो। अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप यहाँ की बात करते हो, एनोट्रोपस की बात करते हो, तो ये फ्यूनिकल है और यहाँ पे ओव्यूल ऐसे आ गई, है ना। ये क्या था? ये फ्यूनिकल था, ये कैलेजा था, ये आपका माइक्रोपाइल था। तो माइक्रोपाइल होना तो कहां चाहिए था? ऊपर की तरफ, जो ऑर्थोट्रोपस में होता है। लेकिन ये क्या हो गया? ये आपका घूम गया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो अब माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल पास पास आ गए। अब माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल क्या आ गए? आपके पास पास आ गए। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी जो मेंशन करती है वो कौन सी मेंशन करती है? एनोट्रोपस करती है। कि असल में क्या होते हैं, दो मोस्ट कॉमन टाइप के हम पढ़ते हैं। एनोट्रोपस मोस्ट कॉमन होती है, इसके अलावा क्या होता है? ऑर्थोट्रोपस होता है। फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है कि आपका क्या होता है, जो एनोट्रोपस होता है उसमें क्या होता है? फ्यूनिकल होता है। ठीक है, फ्यूनिकल होता है। और फ्यूनिकल के बाद क्या होता है? फ्यूनिकल के बाद आपकी ओव्यूल इन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जबकि ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है? ऑर्थोट्रोपस में फ्यूनिकल के बाद कैलेजा, और क्या होता है? आपकी सीधी ओव्यूल आपकी जुड़ी हुई है। तो ऊपर की तरफ कहां पहुंच जाता है? माइक्रोपाइल। मतलब ऑर्थोट्रोपस में जो माइक्रोपाइल होता है वो ऊपर की तरफ होता है ना। इसको आप माइक्रोपाइल समझ लो। ये क्या हो गया आपका? ये आपका कैलेजा हो गया। ठीक है, तो ये आपकी ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल अपवर्ड होता है। यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है? माइक्रोपाइल अपवर्ड होता है। लेकिन क्या है एनोट्रोपस में? ये क्या हो गई? ओव्यूल इन्वर्ट हो गई, तो माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ जाता है, डाउनवर्ड आ जाता है। अब हम यहां से देखते हैं कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आई कि एनोट्रोपस जो होती है मोस्ट कॉमन होती है एंजियोस्पर्म्स में, और इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। अब यहां से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, रेफे इज अ पार्ट ऑफ रेफे इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्यूनिकल अटैच्ड टू द ओव्यूल, रिज फॉर्म्ड बाय द फ्यूनिकल। अब देखो एनोट्रोपस में क्या हो रहा है? एनोट्रोपस में क्या हो रहा है कि जब क्या हो रहा है, ये आपका फ्यूनिकल था और जब ये आपकी घूम रही है, जब क्या हो रहा है, जब आपकी ओव्यूल आपकी इन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे इस जगह क्या हुआ? इस जगह एक रिज बन गई, है ना। बाहर की तरफ क्या हो गई? बाहर की तरफ ये ओव्यूल निकल गई। अगर आपको ये रीजन दिख रहा हो, अगर आपको ये वाला रीजन दिख रहा हो, ये जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, येलोइश कलर में क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो हो गई, ये बाहर की तरफ रिज निकल गई। ये जो रिज होती है सर, इसको हम क्या बोलते हैं? रेफे बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेफे जो है, तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई है? किसका पार्ट हो गया? ये आपका एनोट्रोपस ओव्यूल का पार्ट हो गया। ये है क्या? ये वो रिज होती है जिसको क्या बना लेता है? जिसको फ्यूनिकल घूमते हुए बना लेता है ना। जब ये घूमेगा तो ये रिज निकल जाएगी। ठीक है, इस रिज को हम क्या बोल रहे हैं? रेफे बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है ना। ये क्या है? ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, अब यहीं से क्या हो सकता है? एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेफे जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, कि ये कौन से ओव्यूल में देखने को मिलता है। अगर आप किसकी बात करो? ऑर्थोट्रोपस की बात करो तो ऑर्थोट्रोपस में तो क्या है? ऑर्थोट्रोपस में तो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के बाद कैलेजा और उसके बाद माइक्रोपाइल है ना। तो रिज आपकी बनी नहीं रही, है ना। रिज आपकी बनी नहीं रही क्योंकि वहां पे घूम नहीं रहा फ्यूनिकल। ठीक है, यहाँ पे फ्यूनिकल घूम रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगी? आपकी रिज बन गई, रेफे। तो ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको? एनोट्रोपस ओव्यूल में देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? एनोट्रोपस ओव्यूल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ये क्वेश्चन आपका क्या है? यहां से पॉसिबल क्वेश्चन है ना। अगर एनसीईआरटी थोड़ा भी क्या जाएगी, पेरीफेरी में जाएगी, हल्का सा भी बाहर जाएगी, तो रेफे के बारे में पूछ सकती है। अब जो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, जो बच्चे इस डायग्राम को अच्छे से नहीं देखेंगे, जो बच्चे इस डायग्राम को अच्छे से नहीं देखेंगे, कौन से डायग्राम को? इस डायग्राम को अच्छे से नहीं देखेंगे, वो ये क्वेश्चन मिस कर देंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो एनोट्रोपस ओव्यूल है, जो मोस्ट कॉमन टाइप की होती है, कहां पे? एंजियोस्पर्म्स में। उसमें जो माइक्रोपाइल होता है, वो कहां पे होता है? सॉरी, उसमें जो आपका माइक्रोपाइल होता है तो कहां पे होता है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी चीज, है ना, कि क्या
ऑर्थोट्रोपस की अगर आप बात करते हो तो ऑर्थोट्रोपस में ये फ्यूनिकल है, ये कैलेजा माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होता है, लेकिन एनोट्रोपस में क्या होता है, एनोट्रोपस में ये घूम जाती है, तो क्या होता है जो आपका माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका क्या होता है एनोट्रोपस ओव्यूल होता है, वहां पे जो माइक्रोपाइल होता है वो किसके पास होता है, वो फ्यूनिकल के पास होता है सर। किसके पास होता है सर, फ्यूनिकल के पास होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका पॉसिबल क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है नहीं है। बच्चों को लगेगा कि सर कहां से आ गया ये क्वेश्चन, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्या करोगे, इस डायग्राम को क्या करोगे, एनालाइज करोगे, तो ये रहा माइक्रोपाइल और ये रहा फ्यूनिकल, दोनों पास पास हैं, दोनों क्या है आपके पास पास हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो एनोट्रोपस ओव्यूल होता है वहां पे जो माइक्रोपाइल होती है वो कहां पे सिचुएटेड होती है, वो आपकी नियर द फ्यूनिकल बेस होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब एनोट्रोपस ओव्यूल पे क्या देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल इन एन एनोट्रोपस ओव्यूल। माइक्रोपाइल की जो डायरेक्शन होती है किसमें किसमें, एनोट्रोपस ओव्यूल में, वो कहां पे होती है, वो अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है, राइट की तरफ होती है, लेफ्ट की तरफ होती है। तो अभी मैंने क्या बताया कि ऑर्थोट्रोपस जो होता है, ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में होती है ऊपर की तरफ, फ्यूनिकल, कैलेजा, उसके बाद माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है, ये जो माइक्रोपाइल है ये किधर है, ये अपवर्ड है। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑर्थोट्रोपस क्या है और एनोट्रोपस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका माइक्रोपाइल है वो क्या है, अपवर्ड है, लेकिन क्या हुआ, एनोट्रोपस में ये घूम गया, तो एनोट्रोपस में कहां गया, एनोट्रोपस में माइक्रोपाइल डाउनवर्ड आ गया, एनोट्रोपस में माइक्रोपाइल कहां पे आ गया, डाउनवर्ड आ गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, कहां पे पूछा हुआ है, एक बड़ा तगड़ा एग्जाम होता था, कौन सा, ईएम सेट का, है ना, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो आपका माइक्रोपाइल होता है कहां पे, एनोट्रोपस ओव्यूल में, वो अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, कहां पे होता है। और कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है भाई, कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है ना। क्या हो रहा था, यहाँ से प्लेसेंटा से आ रहा था, तो ये घूम गया, है ना, ये घूम गया, तो किधर पहुंच गया, डाउनवर्ड पहुंच गया ना, किधर पहुंच गया सर, आपका डाउनवर्ड पहुंच गया। आप इसको किसकी रेस्पेक्ट में देखोगे, प्लेसेंटा की रेस्पेक्ट में देखोगे, है ना। तो जब आप इसको क्या बनाओगे, ओरिजिन बनाओगे ना, इसको रेफरेंस पॉइंट बनाओगे, तो क्या हो गया, ये डाउनवर्ड पॉइंट होगा और नीचे की तरफ अपवर्ड पॉइंट होगा, है ना। आप ये नहीं कहना कि सर ये तो क्या है, अगर आप यहां से देखोगे कि अपवर्ड है, भाई हमें प्लेसेंटा से देखना है, ये प्लेसेंटा हो गया, तो ये चीज जो होगी अपवर्ड होगी और वो डाउनवर्ड होगी, है ना। तो माइक्रोपाइल किधर आ रहा है, माइक्रोपाइल आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, कहां पे आ रहा है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो एनोट्रोपस ओव्यूल के बारे में आपको क्या क्या पता चला कि एनोट्रोपस ओव्यूल जो मोस्ट कॉमन है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है, और यहाँ पे रेफे देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास होता है। इसके अलावा क्या, यहाँ पे माइक्रोपाइल की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, आपकी डाउनवर्ड होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइलम जो है, अभी मैंने आपको क्या बताया, हाइलम क्या होता है, हाइलम वो जंक्शन होता है, वो रीजन होता है जहां पे क्या होता है, फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं ना। फ्यूनिकल और ओव्यूल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं, ये वो रीजन होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाइलम जो है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको 3 स्टार दूंगा, है ना। ये क्या है, 3 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी ज्यादातर बच्चे जो हैं हो सकता है कि मिस आउट कर दें। तो हाइलम क्या है, स्कार है, कहां पे देखने को मिलता है, तो अगर आप देखो हाइलम जो है वो कहां पे देखने को मिल रहा है, हाइलम कहां पे देखने को मिल रहा है, हाइलम आपको ओव्यूल में देखने को मिल रहा है, हाइलम कहां पे देखने को मिल रहा है, ओव्यूल में देखने को मिल रहा है। और हमने ये पढ़ा है कि ओव्यूल जो है वो आगे जाके क्या बनाती है, कि ओव्यूल आगे जाके सीड बनाती है, ठीक है। तो क्या होगा, स्कार ये कहां पे होगा, स्कार सीड पे होगा। तो फ्रूट के तो दोनों क्या होंगे, आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अब क्या बचा, आपका सीड बचा, ठीक है। तो सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। तो अभी मैंने क्या बताया कि हाइलम क्या होता है, हाइलम वो रीजन होता है जहां पे आपका फ्यूनिकल आगे जुड़ता है, किससे आगे जुड़ता है, ओव्यूल से आगे जुड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। ओके, इट्स गोइंग गुड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है ना, और ये कॉमन पैटर्न है, सीपीएमटी में भी पूछे जाते थे, एम्स में भी पूछे जाते थे और पीएमटी में भी पूछे जाते थे, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि हमें क्या बताना है, ओड वन बताना है ना, पॉइंट आउट द ओड वन, ठीक है, जो सबसे अलग हो। तो न्यूसेलस की अगर आप बात करते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बिलोंग करता है ना, या सिस्टम से बिलोंग करता है, एम्ब्रियोसेक भी वहीं से बिलोंग करता है, माइक्रोपाइल भी ओव्यूल का पार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, एक आपका पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन जो है वो कहां से बिलोंग करता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है ना, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, पोलन ग्रेन हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई, एनोट्रोपस ओव्यूल आपको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं,
कि अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई जो एनोट्रोपस ओव्यूल होता है उसमें जो आपका क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है वो कहाँ पे होता है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगा। और अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछेगा कि माइक्रोपाइल जो होता है एनोट्रोपस ओव्यूल में वो अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ भी ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ से पूछा गया है, ये इस डायग्राम से पूछा गया। ठीक है, ये इस डायग्राम से पूछा गया। क्लियर है सर? ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मैंने आपको बताया होते तो कई तरह के हैं ना, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एनोट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस पढ़ना है। या तो एनोट्रोपस के बारे में पूछेगा और अगर थोड़ा सा बाहर जाएगा तो ऑर्थोट्रोपस के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये आपका फ्यूनिकल है, ये कैलेजा है, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, एनोट्रोपस में क्या है, इन्वर्टेड हो गया। क्या हो गया आपका, इन्वर्टेड हो गया ना, इस तरीके से इन्वर्ट हो गया। जब इस तरीके से इन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, फ्यूनिकल जो है वो क्या आपका इस स्ट्रेट लाइन में है ना, इस वर्टिकल लाइन में, फ्यूनिकल इस वर्टिकल लाइन में जा रहा है, जबकि माइक्रोपाइल और कैलेजा इस लाइन में हो गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो ये दो अलग अलग वर्टिकल लाइंस हो गई, ये दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस हो गई। ठीक है, तो क्या एनोट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस में क्या फर्क होता है कि एनोट्रोपस में फ्यूनिकल अलग वर्टिकल लाइन के अलोंग प्रेजेंट होता है, जबकि आपके माइक्रोपाइल और कैलेजा अलग लाइन के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस में अगर आप देखो ध्यान से देखना, ऑर्थोट्रोपस में क्या हो रहा है, ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा कैलेजा। ठीक है, ये रहा कैलेजा और ये रहा आपका माइक्रोपाइल। एक ही वर्टिकल प्लेन में तीनों के तीनों आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहां पे क्या होता है, फ्यूनिकल कैलेजा माइक्रोपाइल तीनों के तीनों अलोंग द सेम लाइन आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक ही वर्टिकल प्लेन में आते हैं। क्लियर है? तो ऑर्थोट्रोपस के बारे में देख लेते हैं। क्या सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि आपको ऑर्थोट्रोपस का डायग्राम दे सकता है और आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सी ओव्यूल का क्या कर रहा है, सेक्शनल व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, द ओव्यूल इन विच द फ्यूनिकल कैलेजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन वन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। ठीक है, वो ओव्यूल जिसमें फ्यूनिकल कैलेजा और माइक्रोपाइल तीनों के तीनों एक ही वर्टिकल प्लेन में पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते क्या, ऑर्थोट्रोपस। क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेफे कहां पे एब्सेंट होता है, तो ऑर्थोट्रोपस में होता है। कहां पे होता है, ऑर्थोट्रोपस में होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ओव्यूल जो स्ट्रेट जो होती है वो कहां पे होती है, तो ऑर्थोट्रोपस में होती है ना, इन्वर्टेड नहीं है। क्या है आपकी, इन्वर्टेड नहीं है ना, उल्टी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी स्ट्रेट ओव्यूल हो गई। ये चीजें क्लियर है? ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो इस डायग्राम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है सर, डायग्राम बेस्ड। कि आपको डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई न्यूसेलस कहाँ है, माइक्रोपाइल कहाँ है, कैलेजा कहाँ है। तो कैलेजा क्या होता है, आपका बेसल पॉइंट होता है। माइक्रोपाइल आप सिर्फ ऐसे याद रखो कि माइक्रोपाइल वो पॉइंट होता है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं। तो जहां पे भी आपको खुला हुआ पॉइंट दिखे वो क्या हो जाएगा, आपका माइक्रोपाइल हो जाएगा। बेसिक सी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा मैं ये वाला पैटर्न आपको बता रहा था कि आपको क्या दे देगा, एपोकार्पस का डायग्राम दे देगा या फिर आपको सिंकार्पस का डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई इसके बारे में बताओ, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा तो आपको डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कौन से फ्लावर में होता है या कौन सा टाइप है, सिंकार्पस है, एपोकार्पस है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या हो रहा है, आपको ओवरीज अलग अलग दिख रही है। ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है, तीसरी ओवरी है, कार्पल अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि मल्टी कार्पलरी है और मल्टी कार्पलरी में भी ये कैसी है, एपोकार्पस है। ठीक है, तो एपोकार्पस कंडीशन हमें कहां पे देखने को मिलती है सर, माइकेलिया में देखने को मिलती है। कहां पे देखने को मिलती है, माइकेलिया में देखने को मिलती है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस आपकी सही है ना, इन्होंने एक आपको हिंट भी दे दिया, तो इस हिंट को छिपा देते हैं ना। भाई ये बता दोगे कि कौन सी है तो फिर तो सारे ही मसला हल हो जाएगा ना। तो हमें दिख रहा है कि भाई ये कौन सी ओव्यूल है, सॉरी कौन सी गाइनोशियम है, एपोकार्पस है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, सही स्टेटमेंट है। ईच कार्पेल इज फ्री एंड कंटेन्स इट्स ओन ओवरी,
सारी की सारी कार्पेल फ्री है और सबके पास अपनी ओवरी है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। इट रिप्रेजेंट्स अ सिंकार्पस ओवरी, गलत स्टेटमेंट है। इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्म, तो ये तो सही बात है। सिंकार्पस होती है, एपोकार्पस होती है, दोनों क्या करती हैं, दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती हैं। द कार्पल्स आर अरेंज्ड स्पाइरली ऑन द इलोंगेटेड थैलेमस, तो ये जो जब आप इसको 3D देखोगे, 3D डायग्राम देखोगे, यहाँ पे 2D है, जब आप इसका 3D देखोगे तो ये असल में कैसे अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज्ड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है ना। तो क्या हो जाएंगे, आपके 4 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, डायग्राम बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं ये इन द पास्ट ईयर्स। ठीक है, अब हम आते हैं कहां पे, अब हम आते हैं कहां पे, अगले पार्ट पे, है ना, अगले पैराग्राफ पे। अच्छा, ये पहला वाला पैराग्राफ था, ये डायग्राम से असल में पहले वाला पैराग्राफ है जहां पे आपको किसके बारे में बताया गया, इंट्रोडक्शन बताया गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ये बताया गया कि जो गाइनोशियम जो होता है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिंगल पिस्टल हो सकती है तो मोनोकार्पेलरी, ठीक है, और अगर मल्टीपल है तो क्या होती है आपकी, सॉरी मल्टीपल है तो क्या हो जाएगी आपकी मल्टी कार्पेलरी। फिर मल्टी कार्पेलरी में क्या होते हैं, 2 केस होते हैं। ठीक है, क्या, सिंकार्पस, सिंकार्पस का एग्जाम्पल क्या हो गया, पापा बांध के रखते हैं, है ना, पापा बांध के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, फ्यूज करके रखते हैं। पेपेवर हो जाएगा सिंकार्पस का, ठीक है, और एपोकार्पस का हो जाएगा क्या, माइकेलिया। ठीक है, फिर पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, 8वीं क्लास में पढ़े थे। क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है। बल्ज आउट पार्ट जो होता है वो ओवरी होती है। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है या एक चीज जो आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी चाहिए वो ये हाईलाइट करनी चाहिए कि जो आपका बेसल बस्ट पार्ट होता है पिस्टल का वो ओवरी होता है। ठीक है, और ओवरी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, और इस ओवेरियन कैविटी का नाम होता है लोक्यूल। क्या नाम होता है, लोक्यूल नाम होता है। और इस लोक्यूल के अंदर क्या सिचुएटेड होती है, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटेशन हमने कहाँ पे पढ़ी हुई है, 11th में पढ़ी हुई है। फ्री होती है, एक्सेल होती है, पैराइटल होती है, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको नाम याद होना चाहिए कि ओवेरियन कैविटी का क्या नाम होता है, लोक्यूल नाम होता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो क्या पूछेगा आपसे, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर होती है, इस ओवेरियन कैविटी का क्या नाम होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इस ओवेरियन कैविटी का नाम होता है लोक्यूल। ठीक है, तो इस डायग्राम से, सॉरी इस पैराग्राफ से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। सिंकार्पस का एग्जांपल पूछ सकता है, एपोकार्पस का एग्जांपल पूछ सकता है। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। अगले पैराग्राफ में हमें बताया हुआ किसका, हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया हुआ। ठीक है, और लेकिन ओव्यूल के स्ट्रक्चर से पहले हमें एक स्टेटमेंट और दी गई है, एक स्टेटमेंट और दी गई है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। क्या कह रहे हैं ये, कि आपके पास क्या होती है, ओवेरियन कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी लोक्यूल, इसके अंदर प्लेसेंटा होती है, और प्लेसेंटा से निकलती हुई या जुड़ी हुई क्या होती है, मेगा स्पोरेंजियम होती हैं। मेगा स्पोरेंजियम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ये पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट, ये माइनर सा पॉइंट, ठीक है, जिसको आप ओवरकम कर सकते हो। यहां से नीट ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, 2013 में पूछा है और 2017 में पूछा है। ठीक है, क्या यही लाइन से कि मेगा स्पोरेंजियम को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, ओव्यूल बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आया है कि मेगा स्पोरेंजियम इन ओव्यूल्स इज इक्विवेलेंट टू मेगा, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, मेगा स्पोरेंजियम इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मेगा स्पोरेंजियम इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल्स। 2013 और 2017 में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस माइनर से पॉइंट से। ठीक है, फिर आगे जाके हमें बताया गया कि असल में क्या होता है, ओवरी जो होती है इनके अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को भी मिल सकते हैं और सिंगल ओव्यूल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से भी आपका क्या है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पॉसिबल है। आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ किसमें सिंगल ओव्यूल है और किसमें आपके मल्टीपल ओव्यूल है। तो एक ओव्यूल देखने को मिलता है कहां पे, गेहूं, चावल और एक आम। गेहूं, चावल और एक आम, कैसे कैसे याद रखोगे, गेहूं, चावल और एक आम, है ना, गेहूं, चावल और एक आम, गेहूं, चावल और एक आम मतलब एक सिंगल ओव्यूल है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल ओव्यूल्स जो आपको देखने को मिलते हैं या मैनी ओव्यूल्स जो देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कहां पे, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। इसको कैसे याद कर सकते हो, पपाया और बहुत सारे ऑर्किड्स, पपाया और बहुत सारे ऑर्किड्स। निमोनिक है ना यार, याद कर लो क्या बता रहा हूं कि गेहूं, चावल और एक आम, पपाया, पपाया और बहुत सारे ऐसे याद कर सकते हो, पपाया और बहुत सारे तरबूज,
पपाया और बहुत सारे तरबूज, पपाया और मतलब ऑर्किड्स, बहुत सारे मतलब मैनी, तरबूज मतलब वाटरमेलन। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पॉसिबल है। ये 3 लाइन से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और एक क्वेश्चन शायद आ भी सकता है नीट 2026 में। या तो आपसे ये पूछेगा कि मेगास्पोरेंजियम आर इक्विवेलेंट टू ओव्यूल्स, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे ओवरी विद सिंगल ओव्यूल तो गेहूं चावल और एक आम, और अगर मल्टीपल ओव्यूल्स तो पपाया और बहुत सारे तरबूज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। तो क्या बताया गया है, या ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया गया, तो आपको क्या बताया गया है कि जो भाई मेगास्पोरेंजियम जो होती है या जो ओव्यूल जो होती है वो क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है बाय अ मीन्स ऑफ स्टोक, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। यहां से नीट में सवाल पूछा गया है। ठीक है, यहां से कम से कम 3-4 बार सवाल पूछा गया है ना, नीट पीवाईक्यू यहां से पूछा जाता है हर बार कि उस स्टोक का नाम क्या है जिसके थ्रू ओव्यूल जो होती है प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है, कि सर उसका नाम होता है फ्यूनिकल। ठीक है, फिर उसके बाद कि ओव्यूल की जो बॉडी होती है फ्यूनिकल से जो क्या करती है, फ्यूज करती है, किस रीजन में करती है, किस रीजन में करती है, कि रीजन कौन सा होता है, कि रीजन होता है आपका हाइलम। क्या होता है, रीजन होता है आपका कौन सा, हाइलम। ठीक है, हाइलम इज द रीजन, फ्यूनिकल इज द स्टोक। जोड़ने वाला है फ्यूनिकल, और जहां पे जुड़ता है वो क्या है, वो क्या है, वो है आपका हाइलम। भाई कैसे याद रख सकते हो, फ्यूनिकल फेविकोल, जोड़ने का काम कौन करता है, फेविकोल, F फॉर फेविकोल एंड F फॉर फ्यूनिकल। ठीक है, कंफ्यूजन क्या हो जाता है हाइलम और फ्यूनिकल में, हो जाता है कि फ्यूनिकल रीजन है कि हाइलम रीजन है। तो क्या फ्यूनिकल को याद रखो, फ्यूनिकल जोड़ता है और जोड़ता फेविकोल भी है, F फॉर फेविकोल, F फॉर फ्यूनिकल, खत्म बात। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट से, ये दोनों ही पॉइंट से क्या है, आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। इन दोनों ही पॉइंट से आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। हाइलम के बारे में भी आपके पीवाईक्यू पूछे गए और फ्यूनिकल के बारे में भी आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया। मतलब हाइलम जो होता है वो क्या करता है, असल में जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हाइलम क्या है, वो जंक्शन है जो किस किस के बीच में होता है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में होता है। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ठीक है, फिर उसके बाद ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, है ना। बाहर की तरफ क्या होते हैं, लेयर्स होती है, एनवेलप्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, पूरे ओव्यूल को एनसर्कल कर रहे होते हैं, घेर के रख रहे होते हैं, कवर करके रख रहे होते हैं, सिर्फ एक ओपनिंग को छोड़ के, सिर्फ एक ओपनिंग को छोड़ के, और इस ओपनिंग का नाम होता है क्या, माइक्रोपाइल। तो जहां पे भी जिस पॉइंट पे क्या हो जाए, माइक्रो इंटेग्यूमेंट्स आपके एब्सेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहां से ओपन क्यों होता है, क्योंकि जो पोलिनेशन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो पोलन ट्यूब आती है वो कहां से एंटर करती है, वो आपकी माइक्रोपाइल से एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट क्या होगा, ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेजा बोलते हैं। कैलेजा क्या होता है, ये बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा से निकल रही होती है मेगास्पोरेंजियम आर इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। ओव्यूल क्या हो सकती है आपकी, मैनी भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। सिंगल देखने को मिलती है गेहूं चावल और एक आम। ठीक है, मल्टीपल का मतलब पपाया और बहुत सारे तरबूज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ओव्यूल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। किसके थ्रू जुड़ा होता है, फेविकोल, फेविकोल मतलब फ्यूनिकल। ठीक है, किस रीजन में जुड़ा होता है, हाइलम, हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होते हैं, कुछ एनवेलप्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, पूरे ओव्यूल को एनसर्कल कर रहे होते हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे छोड़ के। इस छोटी सी ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल बोल देते हैं। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेजा बोलते हैं। ठीक है, फिर जब आप किधर आते हो, ओव्यूल के सेंटर में आते हो। जब आप ओव्यूल के सेंटर में आते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलता है क्या, एक मास ऑफ सेल्स, एक मास ऑफ सेल्स। ये जो मास ऑफ सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, इनके पास डेंस रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्योंकि इनका काम होता है आने वाले गेमेटोफाइट को या फिर आने वाली एम्ब्रियो को क्या करना, नरिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। अगर यहाँ से क्या बन जाए, असर्शन बन जाए कि असर्शन बन जाएगा सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि दीज सेल्स या फिर द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस nourishes the developing embryo या developing endosperm या developing embryo sac। ठीक है, located in the nucleus embryo sac होता है। ठीक है, मतलब ओव्यूल के सेंटर में जो चीज होती है, ओव्यूल के जो सेंटर में चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और ये एम्ब्रियो सेक जो होता है असल में क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट होता है। ये वो चीज होती है जो किसको लेके बैठी हुई है, जो आपकी फीमेल गेमेट को लेके बैठी हुई है, मतलब एग को लेके बैठी हुई है। तो हमें समझ में आया कि हमारे पास क्या बल्ज पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवरी बोल रहे हैं। ओवरी के अंदर खाली जगह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल बोल रहे हैं। लोक्यूल में प्लेसेंटा है जो आपका रोड लाइक स्ट्रक्चर है। प्लेसेंटा से क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम जुड़े हुए हैं,
सॉरी मेगास्पोरेंजियम जुड़े हुए हैं। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक होंगे तो गेहूं चावल और एक आम, अगर मल्टीपल होंगे तो क्या पपाया और बहुत सारे तरबूज, ठीक है। ये क्या होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फेविकोल के थ्रू यानी फ्यूनिकल के थ्रू। जिस रीजन में जुड़ा होता है वो क्या होता है, आपका हाइलम होता है। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा, ठीक है। पूरा ओव्यूल जो होता है वो कवर्ड होता है एनवेलप के साथ, जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। सिर्फ एक रीजन को छोड़ के, एक ओपनिंग को छोड़ के, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, जिसको हम कैलिसा बोलते हैं। ओव्यूल के सेंटर में क्या होता है, एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनको क्या करना होता है, इनको नरिश करना होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसके सेंटर में एम्ब्रियोसेक देखने को मिलता है। उसका डेवलपमेंट हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो एम्ब्रियोसेक होता है ये क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपका, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एग देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसेक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, जनरली सिर्फ एक ही एम्ब्रियोसेक होता है जो क्या बनता है, एक ही मेगास्पोर से बनता है। एक एक एम्ब्रियोसेक एक मेगास्पोर से बनता है। ऐसा डेवलपमेंट जानिए, ऐसा डेवलपमेंट जहां पे एक ही मेगास्पोर से क्या बन रहा हो, एक ही एम्ब्रियोसेक बन रहा हो, इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। टर्म याद रखना, सवाल पूछा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं सर, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बता रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक ही एम्ब्रियोसेक होता है और ये एक एम्ब्रियोसेक एक मेगास्पोर से बनता है। तो जहां पे एक मेगास्पोर एक एम्ब्रियोसेक बना रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में जो आपका क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक होता है, टेट्रास्पोरिक होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका, बाइस्पोरिक होता है ना। ये सारे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, आपका सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा, आपका कौन सा होगा, आपका मोनोस्पोरिक होगा, ठीक है। अब इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, बिना किसी गैप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है ना, क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहता है। बस आपको ये याद रखना है कि माइक्रोपाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारी चीजें हाईलाइट करा दी हैं। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, ठीक है। फिर सिंगल ओव्यूल के एग्जांपल मैंने आपको याद करा दिए, मैनी के याद करा दिए, फ्यूनिकल के बारे में बता दिया, हाइलम के बारे में बता दिया। हाइलम जंक्शन होता है, फिर एक स्मॉल ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल। कैलेजा जो होता है बेसल पार्ट होता है। फिर क्या होता है, न्यूसेलस के पास क्या होती है आपकी अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल्स होती है। एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो कहां पे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मोनोस्पोरिक। जितनी भी हाइलाइट्स हैं मैंने सारी आपको बता दी। ये भी बता दिया कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा थ्रू अ स्टॉक कोल्ड। जोड़ने का काम फेविकोल करता है, F4 फेविकोल एंड F4 फ्यूनिकल, ठीक है सर। फिर उसके बाद द MMC मेगास्पोर मदर सेल इज लोकेटेड इन द, MMC कहां पे लोकेटेड होती है आगे पढ़ लेंगे, है ना, अभी तक नहीं पढ़ा है ना, माइक्रोपाइल रीजन में होती है वैसे ना। द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज, ठीक है। वो रीजन जहां पे क्या होता है आपका फ्यूनिकल अटैच्ड होता है, क्या बताया, क्या होता है, हाइलम होता है। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा, ठीक है। फिर उसके बाद द मेगास्पोरेंजियन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉमनली कॉल्ड, ये भी क्या है, ये भी आपका PYQ है सर, ये भी आपका PYQ है, ये भी आपका PYQ है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और ये भी आपका PYQ है, क्या, ये जो है ये आपसे पूछा गया 2013 में, ये आपको पूछा गया आपसे 2017 में, तो रिपीट हो सकता है ना। द मेगास्पोरेंजिया इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉमनली कॉल्ड, मेगास्पोरेंजिया जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। या फिर नीट में ऐसे पूछा गया है कि मेगास्पोरेंजियम आर इक्विवेलेंट टू, है ना, तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ओव्यूल्स के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियस जो होता है उसका क्या काम होता है, कि ये क्या करता है, फॉर्म द एम्ब्रियोसेक, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो एम्ब्रियोसेक बनाता है। तो न्यूक्लियस की कुछ सेल्स होती हैं जो एम्ब्रियोसेक बनाते हैं। प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल्स, फॉर्म्स द आउटर इंटेग्यूमेंट, बिकम द मेगास्पोर मदर सेल। तो इसका जो प्राइमरी काम होता है, इसका जो प्राइमरी काम होता है वो क्या होता है, वो होता है कि ये नरिशमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल क्या कराता है, आपको प्रोवाइड कराता है ना। फॉर्म्स द एम्ब्रियोसेक, मतलब यहाँ पे क्या है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या करना है,
सेलेक्ट करना है। तो एम्ब्रियोसेक जो बनता है वो कहां से बनता है, वो आपसे एमएमसी से बनता है ना, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि क्या, प्रोवाइड नरिशमेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद असर्शन आप देख लीजिए, द हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। हाइलम जो होता है वो क्या करता है, जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। सही बात है। ठीक है, क्यों रिप्रेजेंट करता है या क्यों वो जंक्शन बनता है, क्योंकि फ्यूनिकल जो होता है वो स्टोक होता है जो क्या करता है, ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा से। अगर क्या होगा अगर फ्यूनिकल जो होगा वो अटैच नहीं करेगा प्लेसेंटा को ओव्यूल से, तो जंक्शन बनेगा ही नहीं। तो जो जंक्शन जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, फ्यूनिकल की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, मैच द कॉलम आपको दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे भी एग्जांपल है कॉमन सेंस की बात है। 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि एनसीईआरटी में जहाँ पे एग्जांपल्स हैं वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे मैच द कॉलम पूछेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सिंकार्पस गाइनोशियम, सिंकार्पस पापा संभाल के रखते हैं, तो पपाया नहीं होगा, पेपेवर होगा, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद पपाया को कैसे याद कर सकते हो, पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं ना। जब आप पपाया को काटते हो, तरबूज को काटते हो, जब आप इन चीजों को काटते हो तो इनके अंदर से बहुत सारे क्या निकलते हैं, आपके सीड्स निकलते हैं। और सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। तो मल्टीपल ओव्यूल्स की वजह से तो क्या बनेंगे, मल्टीपल सीड्स बनेंगे ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एपोकार्पस गाइनोशियम कहां पे देखने को मिलेगा, माइकेलिया में देखने को मिलेगा। ओवरी विद सिंगल ओव्यूल कहां पे देखने को मिलेगी, भाई जो मैंगो होता है उसके अंदर कितने बीज होते हैं, एक ही तो बीज होता है, तो एक बीज मतलब एक ओव्यूल। ठीक है, ओवरी विद मेनी ओव्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया कि पपाया के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, है ना, वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये जो बीज बने हैं, सीड जो बने, कहां से बने, ओव्यूल से बने हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका, पपाया हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ए का हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, बी का हो जाएगा कौन सा, बी का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, सी का हो जाएगा कौन सा, सी का हो जाएगा सी 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 सेकंड। ठीक है, और डी का हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको डायग्राम से बता दिया कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमें दिया गया वो क्या दिया गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, की न्यूसेलस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, आर्किस्पोरियम सेल्स, ये डिफरेंशिएट करके क्या बना लेती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल बना लेती हैं। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है इनमें म्यूटिक डिवीजन होता है, और ये क्या बनाती है, मेगा स्पोर्स बनाती हैं। ये मेगा स्पोर जो होती हैं आगे जाके क्या बनाती है, गेमिटोफाइट बनाती हैं, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस आपसे क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल रीजन है, इसको डबल हाईलाइट कर लीजिएगा। सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, सवाल ये पूछा जाएगा, पहले तो स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, कि स्टेटमेंट कैसे बना लेंगे कि ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ मल्टीपल मेगास्पोर मदर सेल या मल्टीपल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, अगर वहां पे नहीं करेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द कैलिजल रीजन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वहां पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल का होता है। और कौन से रीजन में होता है, इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज है आपकी माइक्रोपाइलर रीजन। आपको ये पता होना चाहिए कि मेगास्पोर मदर सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है, कि मेगास्पोर मदर सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कौन से रीजन में होता है, कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइलर रीजन में होता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ आपको, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसके बारे में दिया हुआ है, ये एमएमसी के बारे में दिया हुआ है ना, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ठीक है, एमएमसी के बारे में दिया हुआ है कि इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, इनकी सेल्स में आपको क्या देखने को मिलता है, डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है इसमें क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है। म्यूटिक डिवीजन होने के बाद क्या होता है, यहां से 4 मेगा स्पोर बनते हैं।
एक एमएमसी में क्या होगा, म्यूसिस होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन 4 मेगास्पोर में से क्या हो जाता है, 3 आपके डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ 1 मेगास्पोर बनता है। ये 1 मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है, क्या बनाता है, फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक बनाता है। तो ऐसा डेवलपमेंट जहां पे 1 मेगास्पोर क्या बनाए, एक एम्ब्रियोसेक बनाए या फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनाए, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक बोलते हैं। ठीक है, मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। ये जो 4 मेगास्पोर्स होते हैं, यहां पे क्या हो जाता है, चारों 3 डिजनरेट हो जाते हैं। क्या होता है, सिर्फ एक ही क्या होता है आपका, फंक्शनल होता है। only the functional megaspore develops into female gametophyte। जो आपका क्या होता है, सिर्फ आपका फंक्शनल जो होता है वो क्या करता है, एक जो होता है, एक जो आपका मेगास्पोर होता है वो डेवलप होकर क्या बना लेता है, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये आपको बता दिया कि वो डेवलपमेंट जहां पे क्या होता है, जहां पे एक मेगास्पोर क्या बनाता है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक बोलते हैं। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस, एमएमसी, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, मियोसिस से पहले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्लॉइडी क्या रहेगी, आपकी 2n रहेगी। मियोसिस के बाद आपकी क्या रहेगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। तो ओव्यूल की प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n रहेगी। इंटेग्यूमेंट्स की क्या रहेगी, 2n रहेगी। न्यूसेलस की क्या रहेगी, 2n रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी मेगास्पोर मदर सेल की क्या रहेगी, 2n रहेगी। मेगास्पोर जब मियोसिस हो गया, मेगास्पोर बन गया तो क्या, हैप्लॉइड। ठीक है, फिर उसके बाद एम्ब्रियोसेक, हैप्लॉइड। ठीक है, तो अगर आप किसकी बात करते हो, न्यूसेलस की बात करते हो, तो न्यूसेलस की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, न्यूसेलस की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। ठीक है, एमएमसी की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर की कितनी हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। और फीमेल गैमेटोफाइट की क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से प्लॉइडी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्लॉइडी के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने माइटोसिस होते हैं, कितने मियोसिस होते हैं, इन चीजों पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इससे जो अगला पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं ना पहले। ये जो आपको किसके बारे में, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में जो आपको चीज दी हुई है, यहां से क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा, क्या क्या चीज आपको याद रखनी है कि जो डिफरेंशिएशन होता है माइक्रोपाइलर रीजन में होता है। मेगास्पोर मदर सेल के जो सेल्स होते हैं उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इनमें म्योटिक डिवीजन होता है। तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक डेवलप होता है, क्या बनाता है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसेक बनाता है। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद आपसे प्लॉइडी पूछ सकते हैं, न्यूसेलस की 2n। भाई सिंपल सा फंडा है, क्या आपका म्योसिस से पहले सारे डिप्लॉइड और म्योसिस के बाद सारे हैप्लॉइड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं यहां से। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स आउट ऑफ द मेगास्पोर टेट्राड, है ना भाई, म्योसिस होगा तो मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। कितने मेगास्पोर फंक्शनल रहते हैं, तो क्या सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। ठीक है, और ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म्स टिपिकली। हमने क्या पढ़ा कि एंजियोस्पर्म्स में जो क्या होता है आपका मेगास्पोर डेवलपमेंट होता है वो एक से ही आपका डेवलप होता है। तो कैसा होता है, कैसा होता है आपका, मोनोस्पोरिक होता है। कैसा होता है आपका, मोनोस्पोरिक होता है ना। कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहां से कॉमन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट द ओड वन, ये तो हमने कर लिया शायद, है ना, कि न्यूसिलस, एम्ब्रियोसेक और माइक्रोपाइल जो होते हैं तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है, जबकि पोलन ग्रेन जो है वो किसका है, वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड, ये मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एएमयू में। ये क्वेश्चन आपका एएमयू में पूछा हुआ है। ठीक है, एएमयू का अपना क्या होता था, अलग मेडिकल एग्जाम होता था, तो वहां पे पूछा हुआ है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, ठीक है, तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के लिए क्या था भाई, अगर आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, मोनोस्पोरिक बनाना है ना, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के लिए क्या था, एक मेगास्पोर चाहिए, एक मेगास्पोर चाहिए, है ना। तो जो टेट्रास्पोरिक है, जो आपका टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक है, उसके लिए कितने चाहिए, उसके लिए आपको कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे, है ना। हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि क्या होगा, 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे ना, तो क्या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के लिए आपको 1 मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, 1 मेगास्पोर मदर सेल चाहिए। और क्या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए, ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, आराम से कॉमन सेंस से भी हो जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे हमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमें क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है सर, आगे हमें क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
डायग्राम है आपका, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको न्यूसेलस की एक सेल दिखा दी है ना, न्यूसेलस की एक सेल दिखा दी, तो आपको दिख रहा होगा कि क्या दिखा रखा है, डेंस साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, डेंस साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, और क्या दिखा रखा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखा रखा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखा रखा है। ये दो चीजें दिखा रखी है ना, डायग्राम से हम देख सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आपको एक सेल दिखाई हुई थी, ठीक है, यहाँ पे आपको दो सेल दिखाई हुई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका मियोसिस 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका मियोसिस 1 हो गया। मियोसिस 1 हुआ तो डायड बना, क्या बना, क्या बना, मेगास्पोर डायड बना। और ये देखो, ये देखो यहाँ पे कौन सा एंड मेंशन किया हुआ है, कौन सा एंड मेंशन किया हुआ है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है सॉरी ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, किसका, मेगास्पोर मदर सेल का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिससे जिसके थ्रू क्या बन रहा है, मेगास्पोर डायड बन रहा है और फिर मेगास्पोर टेट्राड बन रहा है। किधर हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो रहा है। कहां पे हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो रहा है, ठीक है सर, ठीक है। मियोसिस 1 हुआ तो क्या बनेगा, मेगास्पोर डायड बनेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मियोसिस सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मियोसिस सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। मतलब आपके पास 4 मेगास्पोर बन गए, आपके पास क्या बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए। इन 4 में से क्या हो जाएंगे, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा आपका फंक्शनल, एक बचेगा आपका फंक्शनल, ठीक है। जब एक फंक्शनल बचेगा, जब आपका एक फंक्शनल बचेगा तो अब क्या होगा, वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। मतलब मैंने ये मान लिया, मैंने ये मान लिया कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक क्या बचा सर, एक फंक्शनल मेगास्पोर बच गया, एक फंक्शनल मेगास्पोर बच गया, ठीक है। अब क्या होता है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक मियोसिस हो रहा था। मियोसिस 1 हुआ तो मेगास्पोर डायड बना, फिर मियोसिस सेकंड हुआ तो क्या बना, मेगास्पोर टेट्राड बना। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेगास्पोर आपका बन गया। जब मेगास्पोर बन गया तो अब इसमें क्या होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं, इसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन 1 होगा, ठीक है। फिर माइटोटिक डिवीजन सेकंड होगा, माइटोटिक डिवीजन सेकंड होगा, और फिर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन थर्ड होगा, ठीक है। और ये जो तीनों माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ये जो तीनों माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं। फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब है यार, सीधा सा मतलब है कि कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है ना। सिर्फ क्या हो रहे हैं, आपके न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, आपके न्यूक्लियस आपके डिवाइड कर रहे हैं, उनके अराउंड सेल वॉल नहीं बन रही। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एक मेगास्पोर बनी थी, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनी थी, उसमें एक न्यूक्लियस था। पहला माइटोटिस हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर दूसरा हुआ तो 4 हो गए, फिर तीसरा हुआ तो 8 हो गए, ठीक है। अब जैसे जैसे माइटोटिक डिवीजन हो रहा होता है, ये क्या कर रहे होते हैं, ये तीनों के तीनों, ये सारे के सारे न्यूक्लियस क्या कर रहे होते हैं, पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें सेग्रीगेशन हो जाता है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि जो 3 न्यूक्लियस होते हैं, 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो किधर चले जाते हैं, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाते हैं। 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो किधर चले जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं। 3 न्यूक्लियस जो हैं वो किधर चले जाते हैं, कैलिजल एंड की तरफ चले जाते हैं। जो आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाते हैं, जो आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाते हैं, वो बना लेते हैं एग एपेरेटस। कहां पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, जो आपके किधर जाते हैं सर, जो आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपके, वो बना लेते हैं आपके एग एपेरेटस, एग एपेरेटस, ठीक है। जो कहां पे चले जाते हैं, आपके कैलिजल एंड की तरफ चले जाते हैं। जो आपके कैलिजल एंड की तरफ चले जाते हैं वो अलग अलग 3 सेल्स बना लेते हैं, क्या, एंटीपोडल्स, क्या, एंटीपोडल्स, ठीक है। फिर बीच में 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं और इनके अराउंड एक क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, सेल वॉल आ जाती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलर सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोलर सेल बोल देते हैं, या सेंट्रल सेल बोल देते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। तो ओवरऑल जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। कैलिजल एंड की तरफ, बेसल एंड की तरफ ये इन्वर्ट कर दिया है ना। यहाँ पे क्या दिखा रखा था, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ दिखा रखा था, और क्या आपको एंटीपोडल्स जो दिखा रखे थे वो बेसल पार्ट की तरफ दिखा रखे थे, ठीक है। कैलिजल एंड की तरफ जो बेसल एंड होता है वहां पे 3 सेल्स देखने को मिलते हैं। कितने, 3 एंटीपोडल्स। कितने एंटीपोडल्स सर, कितने एंटीपोडल्स की, 3 एंटीपोडल्स होते हैं। यहाँ पे आपके 3 एंटीपोडल्स होंगे, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर एग एपेरेटस होगा। एग एपेरेटस में 2 सिनर्जिड होंगे और 1 एग सेल होगा। तो 3 सेल किधर हो गए, 3 सेल हो गए आपके कहां पे,
3 सेल हो गए आपके, बोलना है 3 सेल हो गए किधर, कैलिसल एंड की तरफ, 3 सेल हो गए आपके किधर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स हैं, इनमें से 2 सिनर्जिड्स हैं और एक क्या है, एग सेल है। इस पूरे को मिला के मैं बोलता हूं एग एपेरेटस। तो एग एपेरेटस में 2 चीजें हैं, एग एपेरेटस में क्या है, एक एग सेल है और 2 क्या है, सिनर्जिड है। और सिनर्जिड के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लीफॉर्म एपेरेटस। कि सर ये फ्लीफॉर्म एपेरेटस का क्या काम होता है कि जब पोलन ट्यूब जो होती है वो मेल गैमेट को लेके आती है, तो उसको जो गाइड करता है वो कौन करता है, फ्लीफॉर्म एपेरेटस करता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका डेवलप्ड, ये क्या है, ये आपका डेवलप्ड एम्ब्रियोसेक है। तो इस डेवलप्ड एम्ब्रियोसेक में 2 एंड हैं, एक कैलिसल एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड है। कैलिसल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल हैं, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, एग एपेरेटस है जिसमें 2 सिनर्जिड है और एक क्या है, एक क्या है आपका एग है, ठीक है। तो 3 सेल उधर हो गए, 3 सेल उधर हो गए, कितने हो गए, 6 सेल हो गए, ठीक है। बीच में क्या है, एक सेंट्रल सेल है, बीच में एक सेंट्रल सेल है जिसमें क्या देखने को मिल रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। तो सेल कितने हुए, 7, न्यूक्लियस कितने हो गए, 3 कैलिसल एंड, 3 माइक्रोपाइलर एंड, 2 सेंटर में, तो 8 न्यूक्लियस। तो जो आपका मैच्योर एम्ब्रियोसेक होता है उसमें 7 सेल देखने को मिलते हैं, 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। कि सर सेल 7 क्यों होते हैं, क्योंकि जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो यहां से जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 2025 में पूछा भी गया है, वो पहला तो ये पूछा जाता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक बनाने में कितने माइटोसिस होते हैं, कितने मियोसिस होते हैं। तो मियोसिस तो एक ही हुआ, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस सेकंड। माइटोटिक डिवीजन कितने हुए, एक माइटोटिक डिवीजन, 2 माइटोटिक डिवीजन और 3 माइटोटिक डिवीजन। तो क्या हुआ, 3 माइटोटिक डिवीजन, एक मियोसिस हुआ, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि एग एपेरेटस में कौन कौन से सेल होते हैं। कि एग एपेरेटस में 2 सिनर्जिड होते हैं, एक फ्लीफॉर्म एपेरेटस होता है। कि एंटीपोडल्स क्या होते हैं, कि एंटीपोडल्स क्या होते हैं, आपके कैलिसल एंड की तरफ होते हैं। कि जो आपका सेंट्रल सेल होता है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, कि उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। कि ओवरऑल एम्ब्रियोसेक कैसा होता है, कि ओवरऑल एम्ब्रियोसेक जो होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं और 7 सेल्स देखने को मिलते हैं। तो यहां से हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, इस डायग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, एक भी चीज आपसे नहीं छूटी है। आपको याद रखना है कि एग एपेरेटस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। मेन काम जो है, मेन काम किसका है, एग का है, ठीक है। और मेन रीजन कौन सा है, माइक्रोपाइलर है। तो एग एपेरेटस किधर होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। किधर होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आते हैं हम एग एपेरेटस। भाई एक याद कर लो कि एग एपेरेटस जो होता है वो किधर होता है, आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। तो एंटीपोडल्स किधर हो जाएंगे, आपके कैलिसल एंड की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और सेंट्रल सेल तो कहां पे होगी, सेंटर में होगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्लीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, कहां बोला अभी मैंने, सिनर्जी, ठीक है। कि जो आपके क्या होते हैं, जो फ्लीफॉर्म एपरेटस होते हैं, फ्लीफॉर्म एपरेटस कहां पे दिखा रखे हैं, सिनर्जिट के अंदर दिखा रखे हैं, सॉरी। इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जब पोलन ट्यूब पोलन लेके आती है तो उसको गाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि एग एपरेटस में क्या है, एग एपरेटस में क्या है, 2 सिनर्जिड है और एक क्या है, एक एग सेल है। तो क्या हो जाएगा, 2 सिनर्जिड हो जाएंगे और एक एग सेल हो जाएंगे। ये क्या है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर साल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपका यहां से इस पैराग्राफ से आता ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे सर, फिर आपसे लेबलिंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे लेबल करवा लेगा क्वेश्चन को, है ना। आपसे क्या करवा लेगा, लेबल करवा लेगा कि आपको क्या बना, आपको क्या दे देगा, आपको क्या दे देगा, सॉरी अरे यार हो जाना, आपको क्या दे देगा, आपको डायग्राम दे देगा किसका, मैच्योर एम्ब्रियोसेक का, और वहां पे आपसे क्या बनाने का, क्या करा लेगा, लेबलिंग करा लेगा। तो अगर आप ए देखो, अगर आप ए देखो तो ए जो है वो आपके एंटीपोडल्स हैं, किधर देखने को मिलेंगे, कैलिसल एंड की तरफ देखने को मिलेंगे। तो ए एंटीपोडल, ए एंटीपोडल, ए सेंट्रल सेल, ए सेंट्रल सेल, नीचे के दोनों ऑप्शन खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद बी अगर आप देखो तो बी जो है वो क्या है, वो सेंट्रल सेल है। बी क्या है आपका, सेंट्रल सेल है या पोलर न्यूक्लियाई है। तो क्या है, अगर आपको क्या करता, आपको क्या दिखा रखा है, आपको यहां पे दिखा रखा है ना। तो सी से हम देख लेते हैं, सी जो है वो सिनर्जिड है, सी ऊपर क्या दिखा रखा है, एग दिखा रखा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, है ना। हम ये कंफ्यूज होंगे कि यार इसको पोलर न्यूक्लियाई बोले कि इसके सेंट्रल सेल बोले, तो बोल तो दोनों सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सी वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सी जो है वो असल में क्या है, सी आपके सिनर्जिड से, एग नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। दिस इज हाउ एलिमिनेशन मेथड वर्क्स, और ये सब आपको आना चाहिए ना। अगर आपको क्या करने, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने कहाँ पे, नीट के एग्जाम में, तो ये आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। आप सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ोगे, ठीक है। क्लियर है सर,
ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछ लेगा कि कितने मियोसिस होते हैं, कितने माइटोसिस होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2025 में आया भी हुआ है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि एंटीपोडल किधर होते हैं, ठीक है, सिनर्जिड्स किधर होते हैं, एग एपैरेटस में क्या क्या होता है, एम्ब्रियोसेक में क्या क्या होता है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है माइटोसिस के दौरान और कौन सा नहीं होता। तो ये जो होता है, जो आपका माइटोसिस जो होता है कहाँ पे, फंक्शनल मेगास्पोर में, वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, साइटोकाइनेसिस बिल्कुल बाद में होती है, जिसकी वजह से 7 सेल बनते हैं और 8 न्यूक्लियस आपके रहते हैं। ठीक है, एक बार क्या कर लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक इन डिटेल। जो न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। ठीक है, जहां से क्या बनते हैं आपके 2 न्यूक्लियस बनते हैं, जहां से आपके क्या बनते हैं, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और जैसे ही ये न्यूक्लियस बनते हैं तो ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, फिर 2 और सिक्वेंशियल क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो 2 माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हुए, 1 माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हुआ, तो टोटल माइटोटिक डिवीजन कितने हो गए, टोटल माइटोटिक डिवीजन हो गए आपके 3। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो डिवीजन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, 4 न्यूक्लिएट और बाद में कैसी स्टेज आ जाती है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है। इट इज ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ये कैसे होते हैं, ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती। ठीक है, आपको ये अंडरलाइन करनी है सारी सबसे अच्छी चीज। और फिर उसके बाद ये कि एक माइटोसिस यहाँ हुआ, एक माइटोसिस यहाँ हुआ, मिलके कितने माइटोसिस हो गए, 3 माइटोसिस हो गए। न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, वही जो मैं बता रहा हूं आपको। 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद क्या होती है, सेल वॉल्स बनती है, साइटोकाइनेसिस होती है, जहां पे क्या होता है, जहां से आपको क्या मिलता है, एक टिपिकल एम्ब्रियोसेक मिलता है, एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक मिलता है। ठीक है, जब हम इस टिपिकल और मैच्योर एम्ब्रियोसेक को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई होते हैं, 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू। जबकि जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो सेंटर में ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, उनके अराउंड क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और उस सेल को या उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल सेल बोल देते हैं। ठीक है, सिचुएटेड बिलो द एग एपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल होती है, ये जो पोर्शन जो होता है ना, क्योंकि 3 सेल आपके किधर हो गए, एंटीपोडल की तरफ हो गए, 3 सेल जो हो गए वो कहाँ पे हो गए, आपके एपैरेटस में हो गए। तो जो 2 न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई, उसका जो रीजन होता है, उसके आसपास का जो रीजन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल सेल बोल देते हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन सेल्स का विद इन द एम्ब्रियो। 3 सेल्स जो होते हैं ग्रुप होते हैं टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, और क्या बनाते हैं, एग एपैरेटस बनाते हैं। एग एपैरेटस में क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एग एपैरेटस में क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एक्सेल होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिनर्जिड्स होते हैं उनके पास क्या होती है, स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लीफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फ्लीफॉर्म एपैरेटस का आपको काम पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, गाइडिंग द पोलन ट्यूब। ठीक है, और ये किस एंड पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर टिप पे प्रेजेंट होते हैं। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि मेन काम किसका होता है, मेगास्पोर मदर सेल का होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन कहां पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। ठीक है, फिर मेन काम किसका होता है, एग एपैरेटस का होता है। तो जो एग एपैरेटस होता है वो भी कहां पे प्रेजेंट होता है, वो भी माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। भाई एग एपैरेटस में क्या होगा, आपके मेल गैमीट आएगा। मेल गैमीट कहां पे आएगा, जहां उसे स्पेस मिलेगा। स्पेस कहां पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पे है, क्योंकि वहां पे इंटेग्यूमेंट्स क्या आपके एब्सेंट है। सिनर्जिड्स कहां पे होंगे, कि सिनर्जिड्स के अंदर फ्लीफॉर्म एपैरेटस होते हैं, उनका काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। तो जिधर से पोलन ट्यूब आएंगे उधर ही तो क्या होंगे, आपके फ्लीफॉर्म एपैरेटस होंगे, और उधर ही क्या होंगे, आपके सिनर्जिड होंगे, मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे। ठीक है, 3 सेल्स जो होते हैं आपके कैलिजल एंड पे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं। जो लार्ज सेंट्रल सेल होती है उसमें क्या होते हैं, आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, सेंटर में होती है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक जो होता है वो क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है। घूम फिर के हर साल यही सवाल पूछे जाते हैं, कितने माइटोसिस होते हैं, कितने मियोसिस होते हैं, या फिर आपसे लेबलिंग के लिए पूछेगा, या फिर आपसे ये पूछेगा कि एंटीपोडल्स किस साइड पे होते हैं, एग एपैरेटस किस साइड पे होता है, एग एपैरेटस में कितने सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोसेक में कितने सेल्स होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं। यही चीजें आपको घूम फिर के आती रहेंगी। तो सवाल देख लेते हैं, द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपके न्यूक्लियर डिवीजन्स हो रहे हैं किसके टाइम पे, एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन के टाइम पे, वो कैसे हैं। क्या बताया, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। एनसीईआरटी मेंशन करती है कैसे होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रिक्टली
फ्री न्यूक्लियर होते हैं। फिर उसके बाद इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स आउट ऑफ द मेगास्पोर टेट्राड ओनली एक मेगास्पोर फंक्शनल होती है। अभी हम ये करके आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद वही मैं जो चीज आपको बता रहा हूं कि एम्ब्रियोसेक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसमें क्या क्या होता है, 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सही बात है, पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे देख लीजिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वही प्लोइडी पे आपके सवाल पूछे जाते हैं ना, आपसे प्लोइडी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल आपके रिपीट होते हैं। तो प्लोइडी देख लेते हैं, क्या पूछा हमसे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है। तो हैप्लॉइड प्लोइडी आप देख लो किस किस की देखने को मिलेगी, एलिमिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, खत्म, बात हो ही नहीं सकता। एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, एग सेल भी किसके बाद बना है, म्यूसिस के बाद बना है। एंटीपोडल सेल भी किसके बाद बना है, म्यूसिस के बाद बना है। सही आंसर हो जाएगा, खत्म। न्यूक्लियस 2n होता है, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या हो जाएगा आपका, 2n हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, सॉरी, ठीक है। तो एग सेल और एंटीपोडल सेल दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, हैप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में गलत कौन सा है। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, सही बात है। मेगास्पोर डिप्लॉइड होती है, सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो मेगास्पोर जो है वो म्यूसिस के बाद बनती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद असर्शन रीजन देख लो आप, द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड। असर्शन ये कह रहा है कि जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो 8 न्यूक्लिएट होती है लेकिन 7 सेल्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो क्या बनाता है, वो सेपरेट सेल्स नहीं बनाता, बल्कि सेंट्रल सेल में क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं ना। सेंट्रल सेल एक सेल होती है, वहां पे आपके पोलर न्यूक्लियस अलग अलग सेल नहीं बनाते, ठीक है। तो इसी वजह से तो क्या, यही तो रीजन है कि न्यूक्लियस आपके 8 होते हैं लेकिन सेल कितने होते हैं, 7 होते हैं। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि असर्शन आपका कह रहा है कि जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होती है एंजियोस्पर्म की, उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं लेकिन 7 सेल होते हैं। तो 7 सेल क्यों होते हैं, 8 न्यूक्लियस तो 8 सेल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन रीजन क्या होता है, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं वो अलग अलग सेल्स नहीं बनाते, वो फ्रीली कहां पे पड़े रहते हैं, सेंट्रल सेल में पड़े रहते हैं। तो असर्शन भी सही हो जाएगा, असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। में बार बार आपको ये बताता हूं कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो आप क्या करो, असर्शन को रीजन बना दो, है ना। असर्शन में जो भी दे रखा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर उस क्यों और कैसे को रीजन एक्सप्लेन कर दे तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लो, विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। एंटीपोडल्स 2n वेजिटेटिव सेल, यही गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। एंटीपोडल्स 2n नहीं होते, एंटीपोडल्स क्या होते हैं, n होते हैं, है ना, हैप्लॉइड होता है, ठीक है सर। कैसे होते हैं आपके, हैप्लॉइड होते हैं। पेन जो होता है 3n होता है, ठीक बात है। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है आपका, n होता है। सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है सर, ठीक है। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, पहले आया नहीं आया, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एंड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक इज कॉल्ड पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। क्या 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन सही बात है भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है तो क्या बोलेंगे, पोलीगोनम बोलेंगे, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो क्या बोलेंगे, पोलीगोनम बोलेंगे। तो असर्शन आपका सही है, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई होफमिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पोलीगोनम, है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। और जो एम्ब्रियोसेक को, ये वाला जो एम्ब्रियोसेक है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक जो है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक है, और इसको जो डिस्कवर किया था वो आपका स्ट्रेस बर्गर ने किया था, स्ट्रेस बर्गर ने किया था। ये क्वेश्चन असल में एम्स में आया हुआ है ना, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन एम्स में आया हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। इसको डिस्कवर्ड पहली बार किसने किया था, स्ट्रेस बर्गर ने किया था। किसने किया था, स्ट्रेस बर्गर ने किया था, पोलीगोनम टाइप, ठीक है। नॉर्मल जो था उसको किसने किया था, उसको आपका होफमिस्टर ने किया था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसेक्स आर डिप्लॉइड। एम्ब्रियोसेक के सारे सेल्स जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं, तो असर्शन ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। एम्ब्रियोसेक के सारे सेल्स डिप्लॉइड नहीं होते, है ना। फिर उसके बाद सिर्फ एक सेल डिप्लॉइड होता है, कौन सा, आपका सेंट्रल सेल। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक इज स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। एम्ब्रियोसेक
का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फंक्शनल मेगास्पोर से होता है, ठीक है, n+n। पोलर सेल भी आपका डिप्लॉयड नहीं बल्कि क्या रहेगा, आपका n+n रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन सही हो जाएगा, असर्शन आपका गलत हो जाएगा, असर्शन गलत हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया, डायग्राम्स भी बता दिए सारे, डायग्राम्स, जो डायग्राम से जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी, और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, पैराग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से हमने कर लिए, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, इनको अच्छे से कर लिया, तो इंशाल्लाह नीट 26 में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और इस सीरीज को हम क्या करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, बिना किसी डिस्टर्बेंस के मिलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब सब ठीक चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्लस एक चीज और बतानी थी मुझे कि हमने क्या किया है, हमने आपके लिए एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट क्या किया, तैयार किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, टेस्ट एनालाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट एनालाइजर बोलते हैं। अभी तक क्या है, अभी वो टाइम चल रहा है, नवंबर का वो टाइम होता है जब क्या होता है, बच्चों का जो स्कोर होता है वो आके स्टैटिक हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। मतलब आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, लेकिन आपका स्कोर जो है 1 पॉइंट पर अटका हुआ है, 450 पर अटका हुआ है, 500 पर अटका हुआ है, 550 पर अटका हुआ है, 300 पर अटका हुआ है, वो क्या है, वो आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका एक सिंगल रीजन होता है कि आप क्या कर रहे हो, टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, आपको टेस्ट एनालिसिस करना है, आपको टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हर टेस्ट के बाद 4 से 5 घंटे लगाने पड़ेंगे, आपको हर टेस्ट के बाद 4 से 5 घंटे लगाने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, मुझसे सिली मिस्टेक हुई है, मुझसे क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने एनसीईआरटी की स्टेटमेंट गलत पढ़ ली, ठीक है, मुझे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मुझे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मुझे केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं आती थी, ठीक है, कौन सी मिस्टेक है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एंशियस हूँ या काम हूँ, और कौन सी मिस्टेक, कौन से वीक टॉपिक्स हैं जो मुझे क्या करने हैं, मास्टर करने, और उनको क्या करना है, अगले टेस्ट में गलत नहीं करना है। तो इन सब के लिए आपका ऐप से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, मैं इजी क्वेश्चंस को गलत कर रहा हूँ, मैं मीडियम क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ, मैं टफ क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जब आप खुद से करोगे, आपको पता रहेगा कि मुझे किस पॉइंट पे क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है, और जब वो इंप्रूवमेंट आप करोगे तो आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा, कहां पे, अपने टेस्ट स्कोर में। ये जो टेस्ट एनालाइजर है, बाकायदा इसको हमने ऑफलाइन में क्या किया है, ट्राई एंड टेस्टेड है। ये क्या है सर, आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। कि ये सर है क्या, हमें ये बता दो, ये है क्या, ये क्या भला है, कि ये क्या है, ये सर एक टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट है, ये एक 10 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपको 2 टेम्पलेट दे रहे हैं, एक फील्ड टेम्पलेट अपने एक ऑफलाइन बच्चे का जिसने टेस्ट को एनालाइज किया और उसको पूरा फिल किया, ठीक है, और एक आपको क्या दे रहे हैं, एक एम्प्टी टेम्पलेट दे रहे हैं जिसकी पीडीएफ आप निकाल के रखोगे, 10 20 25 जितने भी आप टेस्ट दोगे, और हर टेस्ट के बाद आप क्या करोगे, उसको फिल करोगे, है ना। और वो कैसे फिल करना है उस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, प्लस आपको जो फील्ड टेम्पलेट है वहां से भी गाइडेंस मिल जाएगी कि सर मुझे ये क्या करना है, इस तरीके से फिल करना है। और इसका प्राइस पहली बात तो ये चीज आपको पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी, बड़ी से बड़ी कोचिंग, छोटी से छोटी कोचिंग, कहीं तक अभी टेस्ट एनालाइजर किसी को नहीं पता कि टेस्ट को आइडियली कैसे एनालाइज करना है। तो ये हमारी वेबसाइट पे है, मात्र और मात्र 99 रुपीज में, तो आप वहां पे जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे हमारी जो वेबसाइट है, आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। वेबसाइट जो है वो है हमारी क्या, impactclasses.com है ना, एस नहीं है, क्या है, जेड है, ठीक है। यहां पे आप जाओगे, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट टेस्ट एनालाइजर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कीजिए, इसको यूटिलाइज कीजिए, और मेरी गारंटी अगर आपने इसको ईमानदारी से एनालाइज कर लिया, अपने टेस्ट एनालाइज कर लिए, तो आप पक्का अगले टेस्ट में 70 से 80 नंबर ऊपर जा रहे हो, अगले टेस्ट में 70 से 80 नंबर ऊपर जा रहे हो, और गारंटीड जा रहे हो, ठीक है। और बाकी मुझे वीडियो के बारे में बताइए कि वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ अलग फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर आ रही है तो मेहरबानी करके वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपके जो बाकी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।